ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं फिर। लास्ट क्लास कल जाते जाते मेरे ख्याल में यहाँ तक हो गया था पूरा। ये आपके एनसीईआरटी का टेक्निकली फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर, ठीक है ना। अभी हम लोग चल रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। अभी उसमें आगे बढ़ने से पहले एक दो छोटा मोटा बात समझ लेते हैं। तो कल जो मैंने आपको एपी का डेफिनेशन दिया था मोटा मोटा, वो कुछ ऐसा था कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर से आप स्टार्ट करोगे और एक फिक्स नंबर उसमें बार बार आप ऐड करते जाओगे, और जिससे आप स्टार्ट करोगे उसको पुकारते क्या थे हम लोग, फर्स्ट, और लेटर कौन सा यूज करते थे, ई। और जिस नंबर को आप रिपीटेडली बार बार ऐड करके आगे बढ़ोगे उसको हम बोलते क्या थे, कॉमन डिफरेंस। रिप्रेजेंट किसे करते थे, डी। तो आज आप ऐसा सोचो कि अगर मैं ऐसे ही रैंडमली ले लूं कि मैं ए से स्टार्ट करना चाहता हूं और डी बार बार ऐड करके आगे बढ़ना चाहता हूं, तो इस टाइप के एजम्पशन के साथ में जो एपी डेवलप होना चाहिए मेरा, वो कैसा होना चाहिए वो सोचो। पहला क्या आएगा बताओ, ए। नेक्स्ट नंबर पे जाने के लिए आप क्या करोगे, प्लस डी करोगे। तो ये नंबर कैसा दिखेगा बताओ, ए प्लस डी। फिर से नेक्स्ट नंबर पे जाने के लिए आप क्या करोगे, एक और डी ऐड कर दोगे, ठीक है। एक सेकंड रुको, सुबह सुबह ये भी थोड़ा उठता है आराम से, आगे बढ़ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए फिर से क्या करोगे, एक और प्लस डी। अब ऑलरेडी ए प्लस डी है, एक बार और अगर डी ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा बताओ, ए प्लस टू डी। फिर से आगे बढ़ने के लिए क्या करोगे आप, डी ऐड, और डी ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए प्लस थ्री डी। और ये इसी तरीके से जो है वो आपका चलता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी रैंडम एपी अगर कोई बच्चा बनाना चाहता है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट मान लो कि ए होना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए आप बार बार आप प्लान कर रहे हो कि डी ऐड करोगे आप, तो उसका जो एपी है वो देखने में ऐसा होगा, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। नेक्स्ट क्या होना चाहिए बताओ, ए प्लस फोर डी। उसके बाद क्या होना चाहिए, ए प्लस फाइव डी। एंड दिस स्टोरी विल कंटिन्यू, ठीक है मेरे ख्याल में। तो हम कह सकते हैं कि जो जनरल एपी रहेगा किसी का भी, वो ऐसा दिखेगा, एपी इज इक्वल्स टू ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, फिर ए प्लस थ्री डी, फिर ए प्लस फोर डी एंड सो। इसमें कंसीडर्ड है कि फर्स्ट टर्म को आप क्या मान के चल रहे हो, ए, और कॉमन डिफरेंस को क्या मान के चल रहे हो, डी। चलिए मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब एक चीज है जो आपको ढंग से ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, कि अगर आप वो टर्म वाला नोटेशन यूज करते हो ना, T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, तो ये कौन है उस नोटेशन के हिसाब से, ये T1 है आपका, ये कौन है, T2 है आपका, बहुत बढ़िया। ये कौन है, ये T3 है आपका, शानदार। ये कौन है, ये T4 है। ये कौन है, T5, ठीक है ना। अब एक बार थोड़ा सा रोल नंबर वाला आइडिया भी रिवाइज करा देता हूं, और फिर मैं एक बात पूछूंगा, आप सोच के जवाब देना मेरे को। लेट्स से इस वाले केस में मेरे को रोल नंबर बताओ और आदमी का चेहरा बताओ। रोल नंबर मेरे ख्याल में 5, क्योंकि टर्म नंबर 5 है, और आदमी का चेहरा मेरे ख्याल में ए प्लस फोर डी आया समझ। फिर अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो रोल नंबर कितना है इसका, 4, और आदमी का चेहरा क्या है, ए प्लस थ्री डी। फिर इस पे यदि हम बात करेंगे तो रोल नंबर क्या है आदमी का, 3, आदमी का चेहरा कैसा है बताओ, ए प्लस टू डी। इसका बात करोगे तो रोल नंबर कितना है आपका, 2, और आदमी का चेहरा कैसा है, ए प्लस डी। और इसका बात करोगे तो रोल नंबर कितना है आपका, 1, और इसमें डी टेक्निकली आपके पास में है ही नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे ख्याल। अब यहाँ आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है। वो पैटर्न क्या है, देखो कि जो भी उस इंसान का रोल नंबर होता है और जो उसका चेहरा होता है, उसमें एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे कंटिन्यूअसली हर जगह। वो कनेक्शन ये है कि अगर रोल नंबर है 5 तो डी के बगल में नंबर है 4, उससे एक कम। रोल नंबर है 4 तो डी के बगल में नंबर क्या है आदमी के चेहरे में, 3। फिर अगर रोल नंबर हो गया आपका 3 तो आदमी के चेहरे में कितना आ गया, 2। फिर रोल नंबर अगर हो गया 2 तो आदमी के चेहरे में डी के बगल में नंबर कितना आ गया, 1। और अगर रोल नंबर हो गया 1 तो डी है ही नहीं, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि डी के बगल में 0 आया होगा, ठीक है। अब इस पैटर्न को अगर मैं दिमाग में रखूं और मैं बोलूं कि यार रैंडमली किसी भी रोल नंबर के लिए, जैसे ये तो 5 के लिए हो गया, ये 4 के लिए हो गया, ये 3 के लिए हो गया, ये 2 के लिए हो गया, और ये 1 के लिए हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि रैंडम किसी भी रोल नंबर, मान लो कि n के लिए, मुझे नहीं पता कि रोल नंबर भी क्या है, लेट्स टेक कि रोल नंबर का वैल्यू जो है वो आपके लिए n है। तो इस सिचुएशन में जैसे इस रोल नंबर का ये चेहरा निकला, तो इसका चेहरा कैसा निकलना चाहिए सोचो उस पैटर्न के हिसाब से। पहले ए आएगा और डी के साइड में इससे एक कम आना चाहिए, राइट। तो क्या आएगा सोचो, n-1, ठीक है। और बीच में क्या रहना चाहिए, प्लस। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ ईपी या nth टर्म ऑफ ईपी।
देखो ध्यान से, समझ में आया कि नहीं है? दो चीज सीखना है आपको। एक सीखना है कि अगर आपका फर्स्ट टर्म सपोज करो कि ए है और कॉमन डिफरेंस अगर डी है, तो एपी डेवलप कैसे करो? तो ऑब्वियसली ए से स्टार्ट करोगे, बार बार आप क्या ऐड करते जाओगे? डी ऐड करते जाओगे। डी अगर ऐड करते जाओगे कंटिन्यूअस पैटर्न में, तो जो आपको नंबर्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। इस वाले पैटर्न में अपन ने नोटिस किया कि जो रोल नंबर होता है डी के साइड में उससे 1 यूनिट कम होता है। जैसे रोल नंबर 5 में डी के बगल में 4, रोल नंबर 4 में डी के बगल में 3, रोल नंबर 3 में डी के बगल में 2। तो एवरी टाइम आई कैन सी कि जो भी रोल नंबर है उस टर्म का, उस रोल नंबर से 1 यूनिट कम डी के बगल में लिखा हुआ है। अब अगर मैं रैंडमली सोचूं कि भाई मेरे को nth रोल नंबर वाला आदमी चाहिए, तो nth रोल नंबर में क्या होगा कि स्ट्रक्चर शुड बी सच कि डी के बगल में रोल नंबर से 1 यूनिट कम होना चाहिए। तो इसका रोल नंबर कितना है? n, इसलिए डी के बगल में नंबर क्या चला गया? n-1, और ए तो हर जगह एडेड रहेगा ये आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल टर्म ऑफ ए। क्लियर है मेरे ख्याल में? अच्छा, एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ भी लो। If the first term of the sequence is a and the common difference is d, then the arithmetic progression is like this: a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d। ठीक है, उसके बाद में जनरल टर्म ऑफ एन AP, if the first term of the sequence is a and common difference is d, then nth term is equals to tn is equals to this। और इसी चीज को कभी कभार हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, मतलब जनरल टर्म बोलो, nth टर्म बोलो, लास्ट टर्म बोलो, वो तो कल भी बताया था कि सेम ही होता है। ठीक है ना? और एपी के केस में nth टर्म, ये जनरल टर्म, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ये वाला, tn is equals to a plus n-1 into d। इसमें एक और चीज ध्यान रखना वापस से कि राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूला टाइप लिखा हुआ है ना, ये तो हो गया उस आदमी का चेहरा कि वो आदमी कौन है। ठीक है, और इस पूरे सिचुएशन में कोई अगर मेरे से पूछे कि रोल नंबर क्या है, तो आई विल से n। रोल नंबर n है, और ये ओवरऑल जो भी है a प्लस n-1 इंटू डी, इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा वो एक्चुअली वो आदमी है जो उस रोल नंबर पे आ रहा होगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद ना किसी भी टाइप का आंसर आ सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, रूट, सब एक्सेप्टेबल, कोई इशू नहीं है कहीं पर भी। लेकिन रोल नंबर अगर कोई आपसे पूछेगा तो रोल नंबर का वैल्यू हमेशा स्टार्ट कहाँ से हो सकता है? 1 से। आगे कैसे जाएगा? 2, 3, 4, 5, इन सब के हिसाब से आगे कहाँ तक जा सकता है? तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, कोई इशू नहीं। क्लियर मेरे ख्याल? चलिए ठीक, नेक्स्ट अब डायरेक्टली आप हेडिंग लगा सकते हैं एक्सरसाइज 5.2, इसी से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, फिर आओ एक्सरसाइज ट्राई करें। थोड़ा लिख के भी करो, इतना फटाफट देख दे के मत बताओ। अच्छा, यहाँ देखो एक बार, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं, देखो कि ए, डी, एन और ए एन। ए एन को आप क्या सोच सकते हो पता है? आप कंफ्यूज मत हो ना, ए एन का मतलब टी एन ही होता है। टी एन, ए एन दोनों सेम ही चीज, कभी टी एन का सिंबल यूज करते हैं और कभी ए एन का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बोल रहा है कि ए ये है, डी ये है, एन ये है और टी एन या ए एन ये है। और इन चारों में से यू विल फाइंड कि 3 चीज दिया हुआ है, चौथा चीज मिसिंग है। तो आपको बस वो टी एन वाला फॉर्मूला लगाना है और जो भी चौथा चीज मिसिंग है उस वाले रो के अंदर से वो निकालना है। ठीक है, तो चलो फटाफट एक साथ कर लेते हैं। आप लोग भी करते जाओ, मैं भी करता जाता हूं, और आंसर अपन टैली करते रहेंगे। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है वो तो ये था हमारा कि टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू टी। वैल्यूज उठा के अगर पटकेंगे तो टी एन शायद मिसिंग है फर्स्ट वाले में, ए आपको दिया हुआ है 7, एन आपको दिया हुआ है शायद से 8-1, और डी आपके लिए हो जाएगा 3। सो 7 प्लस 7 इंटू 3 दिस इज इक्वल्स टू 7 प्लस 21 दिस इज इक्वल्स टू 28। फर्स्ट वाले का आंसर। सेकेंड वाले में अगेन वी कैन बिगिन विद द फॉर्मूला टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज अगर डालोगे तो इस बार टी एन दिया हुआ आपको 0, ए दिया हुआ है -18, एन आपको दिया हुआ है 10, सो 10-1 इंटू, और डी मिसिंग है इस बार। ठीक है, 18 इधर आ जाएगा तो 18, दिस इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ डी। सॉल्व करोगे तो डी इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा शायद से 2। ठीक है, 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर में वापस से आप देखो कि फॉर्मूला तो वही है, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज का देखोगे तो इस बार ए ही मिसिंग है। टी एन का वैल्यू दे रखा है शायद से -5, दिस इज इक्वल्स टू
ए गायब है, इसको ऐसे रहने दो। n के जगह पर 18 है, सो 18 -1, और d के जगह पर -3 है, ठीक है। सो -5 इज इक्वल्स टू a प्लस 17 टाइम्स ऑफ -3, और -5 इज इक्वल्स टू a प्लस, भैया ये माइनस आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से शायद 51 आता होगा, और इसको इस तरफ ले आओगे तो 51 -5 मेरे ख्याल में 46 इक्वल्स टू ए आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार देखते रहना, हाँ पूछते कुछ गलत भी हो जाए मेरे से, कुछ गलत हो तो बताना। चले आगे, क्लियर है ये वाला पूरा। फोर्थ पार्ट और ट्राई करें तो फोर्थ पार्ट में देखो Tn इज इक्वल्स टू, स्टार्ट करेंगे वही a प्लस n-1 इंटू डी के साथ में। अब यहाँ से फोर्थ पार्ट में Tn का वैल्यू मेरे को दे रखा है 3.6, दिस इज इक्वल्स टू a का आंसर है -18.9 और प्लस n गायब है इस बार, डी के जगह पर ये लोग दे रखा है 2.5, ठीक है। अच्छा 18.9 को यहाँ लाके ऐड करूंगा तो 18 3 21 और 1.5 तो 22.5 आएगा शायद। दिस इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 2.5, ठीक है। अच्छा दोनों को पहले तो ऐसे इमेजिन कर लो कि 225/10 लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 25/10 लिखा हुआ। अब दोनों साइड से 10 गया और यहाँ से 25 से इसको काटोगे तो मुझे लगता है कि 9 आएगा, और सॉल्व करने पे n का आंसर आना चाहिए 10, मतलब n-1 इक्वल्स टू 9 और वहां से सॉल्व करके n इक्वल्स टू 10। चौथा बेटन, पांचवा देखते हैं। Tn इज इक्वल्स टू, अच्छा Tn ही गायब है वैसे इस बार, a प्लस n-1 इंटू डी। a के जगह पर 3.5 प्लस n के जगह पर 105 दिया हुआ, तो 105 -1, और d के जगह पर आई थिंक 0 दिया हुआ, तो ये पूरा वैनिश ही हो जाएगा, बस यहाँ से बचेगा आपके पास में 3.5, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे चल रहे हैं फिर। देखो अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ठीक है। पहले वाले में बोल रहे हैं कि 30th टर्म ऑफ द एपी बताना है आपको। अब वापस से देखो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा बात मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। 30th टर्म जब वो बोल रहा है ना, तो ये उसके टर्म का वैल्यू है कि रोल नंबर है, ये रोल नंबर है, हमको उस रोल नंबर वाला आदमी चाहिए। अब मैं आपको वैसे तो देखो, अगर आप बेसिक से सोचते हो तो T30 इक्वल्स टू a प्लस 30 -1 इंटू डी, ऐसे सोचो, ठीक है। लेकिन मैं मना करूंगा कि ऐसे नहीं सोचना है, ये वाला थॉट रहने दो। आज के बाद में क्या कि हमको पैटर्न के टाइम पर ही ये समझ में आ रहा था कि रोल नंबर से डी के बगल में 1 यूनिट कम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली ही सोचूंगा, देखो कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ, a प्लस 29d। ये थोड़ा सा धीरे धीरे अपने दिमाग में बिठाते जाओ, इससे थोड़ा समय सेव होगा आपका, बार बार वो 30 -1 नहीं लिखना है हम लोग को, फॉर्मूला जब पता ही है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो सीधा लगाओ। तो T30 इक्वल्स क्या हो जाएगा आपके लिए, a प्लस 29d। उसके बाद में क्या है, देखो कि a के और d के चॉइस में आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। a के चॉइस में तो वैसे उतना इशू आता नहीं है, a कितना होगा आपका 10, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 29। डी के चॉइस में थोड़ा सा समस्या है, डिफरेंस होगा ये सबको पता होता है, लेकिन फिर क्या है कि करेक्ट पैटर्न में नहीं निकालोगे तो फिर आपसे गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैं बहुतों से पूछूं कि यहाँ डिफरेंस क्या, तो फटाक से हमको 3 बोलेंगे, लेकिन कल मैंने बार बार समझाया था कि बाद वाला माइनस पहले वाले के फॉर्मेट में आपको काम करना है। तो आप मान लो कि इस पेयर में अगर बाद वाला माइनस पहले वाले के फॉर्मेट में काम करते हो तो आपका आंसर कितना निकल के आना चाहिए, -3। तो टेक्निकली आपको यहाँ क्या पुट करना चाहिए, -3। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 और अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा सोचो, 87 शायद। तो सॉल्व करने पे आंसर कितना दे देगा आपको, -77, और आपका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। सेकेंड पार्ट देखो एक बार, ये कह रहा है कि 11th टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है, करें और नीचे वाला ट्राई करते हैं। तो नीचे वाले में आपको चाहिए 11th टर्म, राइट। तो फॉर्मूला आप ऐसे अप्लाई करोगे कि T11 इक्वल्स टू, फट से बोलो आपकी a प्लस 10d, ठीक है। a के चॉइस में कोई टेंशन नहीं है, a की जगह पर आप लगा सकते हैं -3 प्लस 10 टाइम्स ऑफ, अब d थोड़ा ध्यान से देखना होगा। देखो तो इस पेयर को अगर आप देखते हो तो -1.5 मतलब या -12 माइनस ऑफ -3,
ये बेसिकली -0.5 है और माइनस माइनस प्लस 3, सो सॉल्व करके ये कितना हो जाएगा बताओ 2.5। और 2.5 को अगर आप चाहो तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या लिखा हो 5/2 फ्रैक्शन के हिसाब से अगर सोचते हो तो अब आप डी के जगह पर यहाँ बिठा दो 5/2 और सॉल्व करने पे ये मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा 5 और 5 5 से 25 -3 का आंसर 22, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉर्म 22। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं फिर। इसको देखो, अब ये भी एक फालतू सा ही क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारा पार्ट है इसका, ठीक है ना। इसमें जैसे क्या हो कि ऐसे ब्लैंक ब्लैंक पे बहुत सारा दिया हुआ और एक दो टर्म आपको बताया हुआ है और आपको वो सारा ब्लैंक प्लेसेस को जो है वो फिलअप करना है, ठीक है। तो आओ एक एक करके समझते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला है तो इसमें आप देखो ये बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और इसको देख लो अच्छे से कि 2 है और क्या है 26। अब इसमें आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो जिस पोजीशन पे आया हम उसको उसका रोल नंबर मान लेंगे। जैसे 2 एकदम फर्स्ट वाले पोजीशन पे आ रहा है तो 2 का रोल नंबर कितना हो जाएगा 1। 26 एकदम लास्ट और काउंटिंग करो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे है वो, तो T3 ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्या हो जाएगा 26। ऐसा इमेजिन कर करके हमको आगे बढ़ना है, सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन में हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि समहाउ हमको पहले ए पता चल जाए और हमको डी पता चल जाए, क्योंकि ए और डी अगर एक बार आपको पता चल गया ना फिर कोई भी पोजीशन का ब्लैंक आप बहुत ही आराम से फिलअप कर पाओ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो बहुत ही सिंपल है शायद, ए डायरेक्टली कितना हो जाएगा आपको बताऊं 2 और ए यानी कि T1 2 हो गया आपका, और ये 26 पोजीशन पे है थर्ड वाला, तो हम कहेंगे कि भाई T3 इज इक्वल्स टू 26। इस चीज को फॉर्मूला से जब आप खोलोगे तो आपको पता है कि डी के बगल में रोल नंबर से 1 यूनिट कम आना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या खुलेगा सोचो, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू कितना 26। अब जब ये वाला वैल्यू उठा के पटक दोगे इसमें तो क्या होगा बताओ 2 प्लस 2d इज इक्वल्स टू आई थिंक 26, और सॉल्व करने पे 2 उधर चला जाएगा तो 2d इज इक्वल्स टू कितना 24, फिर 2 को धक्का मारोगे तो d इक्वल्स टू कितना 12। तो इससे आपको पता चला कि यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कितना ऐड करना है इसमें 12, ठीक है ना। तो सेकंड पोजीशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आप, या फॉर्मूला भी लगा सकते हो। T2 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस डी के बगल में क्या रखोगे 1, T2 का फॉर्मूला a प्लस डी, ठीक है ना, और वैल्यूज डाल दोगे तो 2 प्लस डी के जगह पर कितना 12, सो अल्टीमेटली इट विल बी 40। मिसिंग प्लेस में जो है वो इस क्वेश्चन में तो 14 आना चाहिए, चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट वाला देखो आप, तो इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि 2 प्लेसेस ब्लैंक है, ये वाला और ये वाला, और 2 प्लेसेस आपको दिया हुआ है ये वाला और ये वाला। जो प्लेसेस दिया हुआ है काउंटिंग के हिसाब से ये मेरे ख्याल में T2 हो जाएगा और ये मेरे ख्याल में T4 हो जाएगा। तो आप अगर इक्वेशन बनाते हो यहाँ से तो T2 के लिए इक्वेशन क्या होगा सोचो, पहले तो आप बोलोगे T2 इक्वल्स टू 13, और T2 को अगर फॉर्मूला से ब्रेक करते हो तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में a प्लस डी इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 1। और साइड में इसका अगर बनाते हो आप तो ये हो जाएगा T4 इज इक्वल्स टू 3, फॉर्मूला से खोलोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 2। सरप्राइजिंगली हमको हमेशा ना a का कोफिशिएंट सेम ही मिलेगा, मतलब जो यहाँ रहेगा वही वहाँ रहेगा। तो आप d फाइंड करने के लिए कुछ खास मत करो, आप सीधा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लिया करो। तो इससे क्या होगा a प्लस 3d माइनस a प्लस डी, तो a कट जाएगा मेरे ख्याल, और 3d माइनस डी का आंसर कितना आएगा 2d, और 3 माइनस 13 का आंसर कितना आएगा -10। यहाँ से d का आंसर कितना आ जाएगा आई थिंक -5, और d -5 आने के बाद में इसमें पटक दो तो a का आंसर क्या आ जाएगा a प्लस -5 इज इक्वल्स टू 13, ये अपन को इक्वेशन 1 से मिल रहा है। फिर सॉल्व करने पे 5 अगर उधर भेजते हो तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ 18, तो d आ गया आपका -5, a आ गया आपका 18। अब आप देखो कि मिसिंग प्लेसेस कौन सा था T1 और T3। अब देखो इसमें भी मैं एक बात बताऊंगा, ये तो आप यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। इससे T1 के लिए तो चलो a है तो a का तो सीधा ही पता है मेरे को कि a कितना आ गया है 18, ठीक है ना। तो T1 को मैं 18 बोल, और एक और क्या मिसिंग है आपके लिए T3 मिसिंग। अब T3 के लिए मैं आपको 2 आइडिया बताता हूँ, ठीक है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो एक आप T3 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा सोचो a प्लस 2d, ठीक है, उसमें a का आंसर बिठा दो d का आंसर बिठा दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। दूसरा टेक्निक क्या है कि अगर हमको एपी का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से पता है तो हमको पता है कि यहाँ पहुंचने के लिए ना इसमें d ऐड किया गया हो, सही कह रहा हूं, मेरा d मेरे पास है -5,
इसमें यदि मैं -5 ऐड कर दूं तो मेरे को इस पोजीशन का नंबर मिल जाना चाहिए, क्या बोलते हो? ऐसे तो होना चाहिए। तो इसमें -5 ऐड करने से कितना आएगा सोचो, 8। तो बस आपका आंसर 8 है। तो आपको फिर क्या है कि उतना फॉर्मूला वगैरह भी लगाने का जरूरत नहीं, सीधे ही आप कह सकते हो T3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। मतलब फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, उसको भी सॉल्व करके आंसर तो वही आएगा। लेकिन ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जो थोड़ा सा आपका टाइम सेव कर सकता है, ठीक है ना। मुझे पता है कि इसके नेक्स्ट जाने के लिए डी ही ऐड किया जाएगा। डी सिंस यहाँ पर -5 आ रहा है तो -5 इसमें ऐड करो, देखो क्या आता है। और -5 ऐड करने से इट इज क्वाइट क्लियर कि मतलब 8 ही आ रहा है। चलेगा, आइडिया समझ में आया? बाकी आप फॉर्मूला से भी खोल के वैल्यू बिठा के निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें ये कौन सा पोजीशन है बताइए, फर्स्ट। तो आप डायरेक्टली ही क्या बोल सकते हो, ए इज इक्वल टू कितना हो गया आपके इस क्वेश्चन के लिए, 5। फिर 1 2 3 4, तो ये कौन सा पोजीशन हो गया, T4 इज इक्वल टू कितना है, 9 1/2, तो मैं 9.5 सोच लेता हूं। अब T4 का फॉर्मूला क्या होगा, रिकॉल कर। तो मेरे ख्याल में a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना, 9.5। ए का आंसर कितना है, 5। तो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू कितना बोलो, 9.5। अब 5 अगर उधर जाएगा तो क्या बचेगा सोचो, 3d इज इक्वल्स टू 4.5। अब 3 को यदि नीचे धक्का मारोगे तो क्या होगा सोचो, d इज इक्वल्स टू आई थिंक, देखो क्लियर है कि नहीं आया समझे। अब वापस से आप देख सकते हैं कि आपके इस क्वेश्चन में T2 मिसिंग है और T3 मिसिंग। पहला बात तो ये। दूसरा बात कि T2 T3 निकालने के लिए आइदर अगेन यू कैन गो फॉर फॉर्मूला, ठीक है ना, कि T2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस डी, T3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस 2d। ए का डी का सबका वैल्यू है आपके पास में, बिठा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बाकी इतना लंबा ना करते हुए आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं कि हमको पता है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए डी ही तो ऐड हुआ होगा। डी कितना आ रखा है आपका, 1.5। तो इसके बाद वाला नंबर ऑब्वियसली क्या हो जाना चाहिए, 6.5। उसके बाद वाला नंबर क्या हो जाना चाहिए, 6.5 प्लस 1.5, तो इट विल बी 8, ठीक है। तो जस्ट बाय लुकिंग ऑल्सो वी कैन से कि ओके T2 वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल में 5 प्लस 1.5 6.5, एंड T3 वाले पार्ट का आंसर कितना हो जाना चाहिए, 6.5 प्लस 1.5, तो अल्टीमेटली इट विल बी 8। बाकी फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर देखो, फर्स्ट पोजीशन पता है तो वापस से हम कह सकते हैं कि चलो ये तो पता है मेरे को कितना है, -4। अब 1 2 3 4 5 6, फिर से काउंट कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6। अगर छठा टर्म पता है आपको तो ये T6 इक्वल्स टू कितना हो गया, 6। फॉर्मूला से अगर खोलोगे T6 को तो क्या आना चाहिए, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6। ए अगर बिठाओगे इसमें तो क्या होना चाहिए, -4 प्लस 5d इज इक्वल्स टू अगेन 6। फिर 4 उधर चला जाएगा एंड वी विल गेट 5d इज इक्वल्स टू कितना, 10। अब यहाँ से d इक्वल्स टू कितना, 2, ठीक है। फिर से d आ जाने के बाद में आपके पास में दो ऑप्शन है कि सारे मिसिंग प्लेसेस के लिए फॉर्मूला लगाओ, माथा पिछी करो, और ये फिर कॉमन सेंस यूज करो। d आपका 2 आ गया है, मतलब आगे बढ़ने के लिए आप बार बार क्या ऐड कर रहे होगे, 2 ऐड कर रहे होगे। तो यहाँ से जब यहाँ पहुंचोगे तो आंसर क्या आएगा सोचो, T2 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 2, तो आई थिंक -2। T3 इज इक्वल्स टू -2 में 2 ऐड करो तो क्या होगा, 0। T4 इज इक्वल्स टू 0 में फिर से 2 ऐड करो, क्या आ जाएगा, 2। फिर T5 इज इक्वल्स टू, मतलब जो भी ये आ रखा है इसमें फिर से 2 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 4। बाकी आप फॉर्मूला से भी खोल सकते हैं, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला से वही है कि देखो इतने सारे प्लेसेस के लिए फॉर्मूला लगाओ तो टाइम तो वेस्ट होगा ही ना आपका, तो कॉमन सेंस से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल। अच्छा 5 नंबर देखो, 5 नंबर में यू कैन सी कि ये कौन सा पोजीशन है, सेकंड। तो T2 का आंसर 38 और 1 2 3 4 5 6, T6 का आंसर 22, ठीक है, सॉरी -22। देखते हैं एक बार। अब T2 इज इक्वल्स टू आई थिंक 38, सॉल्व करोगे इसको तो ये देगा आपको a प्लस डी इज इक्वल्स टू 38, इक्वेशन नंबर 1। और इसको एक्सप्लोर करोगे T6 इक्वल्स टू आई थिंक -22, सो a प्लस कितना 5d इज इक्वल्स टू -22, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से वापस आप वही करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब दिमाग में थोड़ा सोचो कि a प्लस 5d माइनस ऑफ a प्लस डी, तो a कट जाएगा और 5d माइनस डी कितना बचेगा, 4d इज इक्वल्स टू -22 -38। तो ये दोनों तो ऐड ही होगा बेसिकली विद अ नेगेटिव साइन, तो माइनस कितना आ जाएगा, 60, करेक्ट। अब यहाँ से d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सोचो,
-15 आया समझ। अब -15 के बाद में डी आ गया आपके पास में, अब डी किसी एक में उठा के पटक दो, मान लो कि 1 में पटक दो, तो 1 इंप्लाइज आपको मिलेगा ए प्लस आई थिंक -15 इज इक्वल्स टू कितना 38। दिस इंप्लाइज 15 को उस तरफ ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू 38 प्लस 15 आई थिंक कितना आ जाएगा 53। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, आंसर कंप्लीट की बाकी है ये तो बस आपने ए और डी सॉल्व किया। अब आप देखो कि मिसिंग प्लेसेस क्या क्या था, तो मुझे लगता है कि T1 मिसिंग था, और T1 किसके इक्वल होता है ए के, तो सीधा आंसर आपका आप कह सकते हो कि 53 हो जाएगा। T2 तो पता ही है आपको। T3 के लिए कॉमन सेंस यूज करेंगे। T3 कैसे पहुंचेंगे हम, T2 में D ऐड करके, ठीक है ना। तो T2 खुद कितना है 38, D कितना है आपका -15, तो उसमें -15 ऐड करने का मतलब है कि एक्चुअली आप 15 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और कितना आंसर बता रहे हो बताओ 23, करेक्ट। फिर T4 भी चाहिए मेरे को, तो 23 में अब D ऐड करना है, तो 23 -15 कितना बचेगा 8, तो T4 आपका 8 हो जाएगा। T5 का बात करूं तो 8 में फिर से आपको D जोड़ना है -15, तो कितना निकलेगा -7। बाकी फिर से मैं बोलूंगा कि फॉर्मूला से भी आप इन सबको निकाल सकते हैं, समय ज्यादा लगेगा बस, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल। चलिए इसके साथ हमें ये वाला पूरा क्वेश्चन खत्म। अब एक नया क्वेश्चन आ रहा है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। इसको ना 2-3 बार अच्छे से पहले सोचो और फिर इस पे बात करेंगे। मतलब वैसे ये क्वेश्चन जो है वो टफ नहीं है, लेकिन कई बार क्या ना कि स्टूडेंट्स को इसका लॉजिक नहीं क्लियर होता कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है। हो गया पढ़ना, समझ में आ रहा है? एक बार थोड़ा सा मेरे को बताओ कि ये 78 क्या है, ये आदमी, गुड। और विच टर्म, जब भी आपको बोले ना कि विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब उस आदमी का आपसे रोल नंबर पूछा जा रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि क्लासरूम है जिसके मेंबर्स कौन कौन है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, दिस इज द क्लासरूम, दीज आर द मेंबर्स। इस क्लासरूम में ये 78 कौन से रोल नंबर पे आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। विच टर्म सिंपली मीन्स दे आर आस्किंग यू द रोल नंबर ऑफ द पर्सन, ठीक है। एंड व्हाट इज द टर्म अगर कभी बोला हुआ हो क्वेश्चन में, मतलब दे आर नॉट आस्किंग द रोल नंबर, देन दे आर आस्किंग द पर्सन, कि भाई वैल्यू क्या है उसका वो बताइए। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अभी विच टर्म वाला कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा ना, तो एक बात तो पहले आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको रोल नंबर पूछ रहा है, पहला बात। दूसरा बात है कि यदि रोल नंबर पूछ रहा है तो देयर इज अ फिक्स अप्रोच जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन द बिगिनिंग वी विल कंसीडर द रोल नंबर टू बी n, कि हमको नहीं पता रोल नंबर क्या है, लेट द रोल नंबर बी n। आया बात समझ? और अगर रोल नंबर n हो गया तो इसका मतलब है कि टेक्निकली जैसे T1 का वैल्यू 3 है, T2 का वैल्यू 8 है, T3 का वैल्यू 13 है, T4 का वैल्यू 18 है, तो वैसे ही अगर इसका रोल नंबर n हो गया तो Tn का वैल्यू क्या हो जाएगा 78। फिर Tn को आप फॉर्मूले से खोलो, और खोल के a और d आपको पता ही है पहले से, सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद में n आ जाना चाहिए। अभी n को लेके भी कैच है, n आप सोचो कि n क्या रिप्रेजेंट करता है, रोल नंबर। तो भाई n काफी चूजी आदमी, n जो है वो ऐसा वैसा सारा वैल्यूज नहीं ले लेता है, n जो है वो 1, 2, 3, 4 उस टाइप का कोई वैल्यू लेता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर ये पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दो आप, ठीक है मेरे ख्याल में। तो अगर सॉल्व करने के बाद में n का आंसर एक्सेप्टेबल आया, यानी कि नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर के कैटेगरी का आया 1, 2, 3, 4 कुछ इस टाइप का, तब तो हम बोलेंगे ठीक है 78 इज पार्ट ऑफ द क्लास एंड ये फलाने फलाने रोल नंबर पे वो आ रहा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आफ्टर सॉल्विंग यू विल फाइंड कि n का आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, या n का आंसर सपोज करो कि नेगेटिव आ रहा है, या n का आंसर सपोज करो कि रूट में आ रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि देखो ये बहरूपिया जो है ये इस क्लास का पार्ट है ही नहीं, ये कहीं और का नंबर है, फालतू का मतलब क्या कि आप लोग इसको इसके साथ में जोड़ के देख रहे हैं। आया लॉजिक समझ? रोल नंबर नहीं पता तो क्या मानोगे n, सॉल्व करने के बाद में एक्सेप्टेबल आंसर आया, दैट मींस कि दिस मेंबर बिलोंग्स टू दिस क्लास और उस वाले रोल नंबर पे वो आ रहा हो। लेकिन इन केस रोल नंबर एक्सेप्टेबल नहीं आया, कुछ भी उल्टा पुल्टा रोल नंबर आ जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, कि ये आदमी इस क्लास को बिलोंग करता ही नहीं, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में? चलिए सॉल्व करते हैं। लिखिए, पहले लिखिए कि हियर a इक्वल्स टू, a कितना है आपका 3, d इज इक्वल्स टू कितना है 5, और रोल नंबर नहीं पता तो tn इज इक्वल्स टू क्या मान लोगे 78, ठीक है। अब ध्यान से देख कि tn इज इक्वल्स टू हमको पता चला कि 78 होगा, tn को बाई फॉर्मूला अगर खोलते तो क्या आएगा बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना 78। दिस एम्प्लाइज a के जगह पर क्या डाल सकते हैं 3, देखते जाइएगा। सो 3
प्लस n माइनस वन इंटू डी के जगह पर क्या बोलो 5 इज इक्वल्स टू 78। 3 को वहां ले चलो तो यहां से आएगा n माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल्स टू आई थिंक 75। फिर 5 को नीचे धक्का मार दो तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 75 बाई 5, काटने पे कितना हो जाएगा 15। अब यहां से n माइनस वन इक्वल्स टू 15 तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया। अब ये जो 16 आया है ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है कि नॉट एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है तो ठीक है भाई 16 हमारा आंसर एक्सेप्टेबल हो गया। दूसरा बात है कि 16 का वैसे तो पूछा नहीं है, लेकिन आप बताओ कि इंटरप्रिटेशन क्या है, कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 16, इसका रोल नंबर। और इसका मीनिंग क्या है कि इस क्लासरूम के मेंबर्स को अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो 16वें पोजीशन पे 16th पोजीशन पे आपको याद में मिल जाएगा। चलेगा, चलिए इसको देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीस। ये वाला क्लियर है ना पूरा? ओके, इस वाले क्वेश्चन पे भी मैं कुछ स्टार्स पुट करूंगा एंड एक बार ना आप लोग लिखना छोड़ो, इसको तो बहुत ही अच्छे से समझो। 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। एक बार इसको छोड़ो, पहले हम एक कॉमन सेंस वाला बात करते हैं और फिर हम क्या है कि इस क्वेश्चन पे चलेंगे। सपोज करो कि मैं आप लोग क्लासरूम में एंटर करूं और सब लोग सपोज करो कि सेम ही बैच को बिलोंग करते हो और आप लोग को स्कूल की तरह मान लो कि मैंने भी यहाँ पर रोल नंबर दे दिया, ठीक है। ये ऐसा सोचो, छोड़ो उसको, आप सोचो कि मैं गलती से किसी दिन आपके स्कूल ही आ जाऊं और आपके सेक्शन में घुस जाऊं, ठीक है, और सब लोग ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि उस दिन प्रेजेंट है, ठीक है। मैं कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन ये कुछ समझाने के लिए आया हूँ, समझा के रिटर्न जाते समय मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्लास में मैंने कितने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। अभी ये पता करने के लिए एंड अज्यूमिंग कि सब लोग प्रेजेंट है उस क्लास का जितना भी स्टूडेंट है, ठीक है, ये पता करने के लिए कि मैंने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, ठीक है ना, इसके लिए मेरे पास में कितना तरीका है सोचो। मेरे ख्याल में 2 तरीके। मानो कि कोई भी स्टूडेंट मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो खुद चला के नहीं बताएगा हमको कि अच्छा क्लास में कितना बच्चा है, क्योंकि बच्चों को तो पता ही होता है कि किस क्लास में कितना बच्चा है, लेकिन वो बताएगा नहीं। मानो कि उसको क्या है कि थोड़ा गुस्सा है मेरे से, नहीं बताएगा। अब मेरे पास में कितना ऑप्शन है कि मैं कितने तरीके से काउंट कर सकता। मेरे ख्याल में मेरे पास में 2 तरीका है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं स्मार्ट नहीं हूं देन व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट स्टैंड एंड ऐसे ऐसे अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा फालतू काम करते हैं। और यदि मैं स्मार्ट हूं, ठीक है ना, तो मैं बस एक क्वेश्चन पूछूंगा, हु हैज द लास्ट रोल नंबर प्लीज स्टैंड अप, हु हैज द लास्ट रोल नंबर प्लीज स्टैंड अप, और पूछ के मैं उससे उसका रोल नंबर पूछ के मैं निकल जाऊं। अभी जिसका भी लास्ट रोल नंबर है ऑब्वियसली क्लास का काउंटिंग उतना ही है, सोच के देखो सही कह रहा हूं ना या गलत कह रहा हूं। एक तो बोंदू की तरह काउंट कर लो, यदि मैं बोंदू नहीं हूं स्मार्ट हूं तो मैं बोलूंगा कि भाई लास्ट रोल नंबर से खड़ा हो, और वो जैसे खड़ा होकर अपना रोल नंबर बता देगा, आई डोंट हैव एनी नेक्स्ट क्वेश्चंस, पूछो निकल जाओ, क्योंकि जिसका लास्ट रोल नंबर है उतना ही बच्चा होगा क्लास के अंदर। आया बात समझ? तो आज के बाद में इस वाले आइडिया को, इस स्मार्ट वाले आइडिया को आप लोग को लगाना है इस टाइप के क्वेश्चंस कि ऐसा बहुत सारा सवाल आपके पास में आएगा कि कलेक्शन ऑफ नंबर आपको दिया रहेगा, आप इसको तो मानो अपना क्लासरूम, इसमें मेंबर्स कौन कौन है, तो 7 है रोल नंबर 1 पे, 13 है रोल नंबर 2 पे, 19 है रोल नंबर 3 पे, और ऐसे कर करके ये जो आदमी है 205, सिंस ये लास्ट आदमी है तो जो भी इसका रोल नंबर होगा वही लास्ट रोल नंबर होगा, और जो इसका रोल नंबर होगा उतना ही आदमी भी होगा इस क्लास में। सोच के देख, आया बात समझ? और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये हमसे क्या मांग रहा है कि इस क्लासरूम में कितना आदमी है। आया बात समझ? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी, तो उस केस में आपको क्या करना है कि लास्ट जो भी आपका एंट्री है, लास्ट जो भी आपका टर्म है, उसका समहाउ आपको रोल नंबर निकालना, और जो भी उसका रोल नंबर आएगा उतना ही मेंबर्स होगा इस वाले एपी में, या उतना ही टर्म्स होगा इस वाले एपी में। देखो इस आइडिया को आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब अप्रोच कैसे करना है हम लोग को, तो अप्रोच तो हमने यहाँ सीख लिया कि अगर किसी का रोल नंबर पता करना है तो एक बार के लिए उसको n मान लो, tn के साथ में बिगिन करो, e और d का पता होता ही है, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। चले लिखिए, लेट a इज इक्वल्स टू 7, ये तो आपको 7 दिया हुआ है यहाँ पे, d कितना आएगा बताओ। हाँ, इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 6, एंड tn को हम क्या अज्यूम कर लेंगे बताओ, 205, ठीक है। अब लिखो नाउ
Tn इज इक्वल्स टू 205, सॉल्व करो फॉर्मूले से, सो आई थिंक कितना आ जाएगा, Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना, ठीक है। फिर a के जगह पर कितना 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना 6 इज इक्वल्स टू 205। 7 को वहां भेजेंगे तो आई थिंक 198 आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 198, ठीक है। तो यहां से देखना ध्यान से, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 198 अपॉन 6, काटोगे तो शायद से 33, और n माइनस 1 इक्वल्स टू एक बार 33, तो n इक्वल्स टू 34। अब आप सोचो कि इस 34 का क्या क्या इंटरप्रिटेशन, तो मेरे ख्याल में दो इंटरप्रिटेशन है बेसिकली, ये दो भी नहीं तीन। पहले तो मैं बोलूंगा कि यार चलो अच्छा है, एक्सेप्टेबल आंसर है, n का आंसर इसी टाइप का कुछ हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। दूसरा है कि दिस 34 रिप्रेजेंट्स द रोल नंबर ऑफ 205, and since 205 is the last person of the class, therefore whatever roll number 205 has, उतना ही क्लास के अंदर में मेंबर्स भी होगा। So I can say कि okay 34 is roll number of 205 as well as 34 मेंबर्स होगा उस क्लासरूम के अंदर, या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितना होगा 34। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, नीचे लिखे दो एक लाइन, hence this AP has 34 terms, hence this AP has 34 टर्म्स। अच्छा एक बार मेरी तरफ देखो, आइडिया कितना क्लियर है ये बताओ, मतलब अभी से कभी भी ऐसा कुछ आएगा तो कंफ्यूज तो नहीं होगी, ठीक है ना। एक और सेकंड पार्ट भी चलो करते हैं, आप लोग भी करो मैं भी ट्राई करता हूँ। इसमें ए अपना कितना आ जाएगा 18, डी अपना कितना आ जाएगा, तो देखो 15.5 माइनस 18 कर लेते हैं एंड माइनस 2.5 आ जाएगा। फिर यहां से देखो कि टीएन कितना है आपका -47, भी एक्सप्लोर करना है इसको, तो Tn इज इक्वल्स टू -47, फॉर्मूले से खोलेंगे इसको तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -47। दिस एम्प्लाइज a के जगह पर 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर -2.5, ठीक है, और ब्रैकेट्स का प्लीज अच्छे से यूज करना, -47, ठीक है। 18 को वहां ले चलो तो ये क्या हो जाएगा सोचो, n माइनस 1 इंटू -2.5 इक्वल्स टू ये, और ये भी जाके सब्ट्रैक्ट ही होगा बेसिकली, तो -65, ठीक है। इसके आगे देखो क्या होगा, दिस एम्प्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -65 है और यहाँ पर है आपके पास -2.5, तो पहले तो इसको काट दो। दिस एम्प्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 65, अच्छा ये जो है ये 25/10 होगा और उसका 10 ऊपर चला जाएगा, 650 अपॉन 25, और इसको भी आई थिंक काट सकते हैं, कितना पक्का ना 26, सो यहाँ से n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 27, ठीक है। और इस 27 का भी वापस से तीन इंटरप्रिटेशन, पहला यस इट इज एक्सेप्टेबल, दूसरा कि इट रिप्रेजेंट्स रोल नंबर ऑफ -47, एंड सिंस -47 ही क्लास का आखिरी आदमी है इसलिए उतना ही क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हो। नीचे लिखो हेंस दिस एपी हैज कितना टर्म्स 27 टर्म्स, चलेगा, ठीक। देखो इसको देखो फिर से, देखो ऑलमोस्ट सेम ही अप्रोच, सेम ही लैंग्वेज का क्वेश्चन। जैसे इसमें क्या बोल रहा है आपको कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी दिस और नॉट। इसको आप कैसे सोचते हो ये बताओ, क्या बोलना चाह रहा है ये आदमी इस क्लासरूम का पार्ट है कि इस क्लासरूम का पार्ट नहीं है, तो है कि नहीं है ये पता करने के लिए आप वापस से ना इसका रोल नंबर निकालने का ट्राई करो कि अगर ये क्लास में है एक्चुअली तो रोल नंबर तो कुछ ना कुछ ढंग का होगा ना क्लास के हिसाब से, तो आप रोल नंबर निकालने का ट्राई करो। ढंग का रोल नंबर अगर आ गया, मान लो कि सॉल्व किया, हमको पता चला कि उसका रोल नंबर है 17, दैट मीन्स कि इस क्लास में 17 नंबर पे वो आ रहा हो। और अगर सॉल्व करते समय पता चला कि नहीं इसका तो रोल नंबर ही एक्सेप्टेबल नहीं आ रहा है, कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, रूट आ रहा है वैसा, तो हम बोल रहे हैं कि नहीं ये इस क्लासरूम का पार्ट नहीं। क्लियर मेरे ख्याल में, लिखो हियर a इक्वल्स टू 11, d इज इक्वल्स टू कितना, मेरे ख्याल में 8 -11
केयरफुली करना है इसको -3, और फिर आप Tn को मान लो -150, ठीक है। तो यहां से देखो क्या होगा, ठीक है ना, यहां तक सब कुछ। Tn इज इक्वल्स टू -150, सॉल्व करोगे तो a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -150। फिर a के जगह पर आई थिंक 11 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर आई थिंक -3 इज इक्वल्स टू -150, ठीक है। अभी इस 11 को वहां ले जाओ तो n-1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -161, ठीक है। दिस एम्प्लाइज n-1 is equals to -161 upon -3, minus gone, so n-1 equals to 161/3, कटेगा तो नहीं ये वाला शेयर, और n equals to 161/3 plus 1, सॉल्व करोगे तो n equals to I think 164/3। अब ये भी तो कट नहीं रहा है, ठीक है ना। अब ये जैसा आंसर आया n का, सोचो आपकी n के कॉन्टेक्स्ट में n जैसा आदमी है, उसके हिसाब से ये एक्सेप्टेबल आंसर है कि नॉट एक्सेप्टेबल? नॉट एक्सेप्टेबल। और नॉट एक्सेप्टेबल का इंटरप्रिटेशन क्या है कि भाई तुम अगर इस क्लासरूम का पार्ट होता तो तुम्हारा तो कुछ एक वैलिड रोल नंबर होना चाहिए था ना, लेकिन तुम्हारा तो रोल नंबर ही अजीब सा आ रहा है, दैट मीन्स कि तुम इस क्लास का पार्ट नहीं है। क्लियर? तो लिखो हेंस -150 is not a term of the AP. Hence, -150 is not a term of the AP. चलेगा? अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, देख रहे हैं अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर। इसमें कह रहा है कि फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। अब देखो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसको बस ऐसा लगता है कि मतलब बच्चा लोग बेवकूफ है, कुछ ऐसे वैसे हम लैंग्वेज में घुमा देंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बट वैसा बात है नहीं, आप लोग काफी टैलेंटेड हैं। अब देखिए कि ये कह रहा है कि 11वां टर्म आपका 38 है, 16वां टर्म आपका 73 73 है, और आपको 31st टर्म पूछा है। तो एक बार जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है ना, उससे कुछ इक्वेशन आप फ्रेम करने का ट्राई करो, आगे का रास्ता आपको खुद ही दिख जाएगा, ठीक है। जैसे इसका अगर मैं इक्वेशन फ्रेम करूं तो टेक्निकली व्हाट शुड आई बी राइटिंग, पहले बोलूंगा T11 इक्वल्स टू 38, फिर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या खुलेगा, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, क्योंकि d के बगल में रोल नंबर से एक कम नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद में T16 इक्वल्स टू 73, सो T16 इक्वल्स टू 73, खोलोगे इसको तो मेरे ख्याल में a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से 2 - 1 यही करना है आपको बार बार। दिस इम्प्लाइज a प्लस 15d माइनस a प्लस 10d अगर करते हो तो a कट 15d माइनस 10d मेरे ख्याल में 5d इज इक्वल्स टू 73 माइनस 38, कितना आएगा सोचो, 35। अब यहां से d का आंसर कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। अब d उठा के पटक दो 1 में, सो 1 इम्प्लाइज a प्लस आई थिंक 10 टाइम्स ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 38, ये आएगा 70, उधर ले चलो तो a इक्वल्स टू कितना, -32 आना चाहिए। तो a आ गया, d आ गया। अब क्या मांग रही है आपसे, आपसे मांग रहा है कि 31st टर्म बता दो, तो 31st टर्म का फॉर्मूला क्या होगा सोचो, T31 इज इक्वल्स टू a प्लस 32, so this is equals to a के जगह पर -32 प्लस 30 इंटू डी के जगह पर मेरे ख्याल में 7 डाल दो यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल्स टू -32 प्लस 210, अभी 180 और मेरे ख्याल में प्लस 178, ठीक है, ये आना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में? देखो अगला देखो, an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term। अगेन मतलब क्या बोलूं, क्यों पूछ रहा है ये सब पता नहीं। सोचो आप कि 50 टर्म है तो इसका मतलब है कि लास्ट आदमी कौन होगा, 50वां आदमी।
सोचो 50 ही स्टूडेंट है क्लास में, तो लास्ट रोल नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 50। तो ये ना इसको ऐसा लग रहा है कि मतलब इंग्लिश नहीं आता है लोग, ठीक है, कुछ ऐसे वैसे बोल देंगे, कंफ्यूज हो जाएगा। 50 टर्म है तो लास्ट टर्म का मतलब T50 हो जाएगा, और ये तो अच्छे से बता ही दिया है। तो T3 इज इक्वल्स टू 12, T50 इज इक्वल्स टू 106। सिंप्लीफाई सॉल्व करके 29 टर्म निकाल, लिखो फटाफट। हियर T3 is equals to 12. This implies A plus 2D is equals to 12. Equation number 1. आगे T50 is equals to I think 106. So A plus 49D is equals to 106. Equation number 2. आते हैं धीरे धीरे। Equation 2 माइनस इक्वेशन 1 सॉल्व करने पे आई थिंक A गया और यहाँ से आएगा 70 इज इक्वल्स टू कितना 94 क्या, और D इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना 2, और ये उठा के इक्वेशन 1 में पटक दो। तो A प्लस आई थिंक 2 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टू 12, और यहाँ से A इक्वल्स टू कितना 8। तो A आ गया, D आ गया, थोड़ा मेहनत और करना है। क्या चाहिए हम लोग को 29th टर्म। तो T 29 इज इक्वल्स टू A प्लस 2080। दिस इज इक्वल्स टू A का आंसर 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 56 और सॉल्व करने पे 60। ठीक है, हाँ अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। यहां से देखो, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी आर दिस एंड दिस, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। ठीक है, समझा देता हूं थोड़ा सा, बहुत ही साफ साफ सीधा सीधा कह रहा है कि थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है, और 0 कौन से नंबर पे आएगा ये पूछ रहा है आपसे। तो पहले आप क्या कि इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और डी का आंसर निकाल लो। एक बार जब आपको ए और डी का वैल्यू मिल जाता तो वापस से, सिंस इसका आपसे विच टर्म मांगा ना, तो मतलब क्या मांगा, वैल्यू की रोल नंबर। तो इसका रोल नंबर हम मान के चलेंगे कि n है, सॉल्व करेंगे, वहां से n का आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वही हमारा इसका रोल नंबर हो जाएगा। ठीक है, लिखूं हियर T3 इज इक्वल्स टू 4। सो फॉर्मूला खुलेगा A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1, एंड T9 इज इक्वल्स टू -8, सो A प्लस 8D इज इक्वल्स टू आई विल से -8। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। फिर यहां से 2 माइनस 1 इंप्लाइज, मेरे ख्याल में ए गया 8D माइनस 2D आई थिंक 60, और -8 -4 आई थिंक -12, सो D इक्वल्स टू आ जाएगा आपके -2। फिर D उठा के डाल दो इक्वेशन 1, तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 4। सो यहाँ से -4 वहां जाके 8 हो जाएगा, सो A इक्वल्स टू आ जाएगा शायद से 8। ठीक है, अब आपके पास में A आ गया, D आ गया, चलेगा ना। इसके आगे क्या चाहिए आपको इसका रोल नंबर चाहिए, तो लिखो लेट Tn इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज A प्लस क्या n-1 इंटू D इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज A के जगह पर आई थिंक 8 प्लस n-1 इंटू D के जगह पर आई थिंक -2 इज इक्वल्स टू 0। 8 को वहां ले जाओ, तो n-1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू आई थिंक -8, फिर -2 को धक्का मार दो, n-1 इक्वल्स टू -8 बाय -2, माइनस माइनस गॉन, 2 8 4, सो n इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 5। पहले तो देख लो कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं, एक्सेप्टेबल है, एंड हेंस 0 का रोल नंबर कितना हो जाएगा 5। चलो नेक्स्ट देखो। अब इसमें थोड़ा सा बस वही है कि लैंग्वेज को इधर उधर कर दिया, बाकी है तो बहुत ही इजी। ठीक है, ये कह रहा है कि 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। ठीक है, T17 इज इक्वल्स टू T10 प्लस 7। फिर रिपीट कर रहा हूं, T17 इज इक्वल्स टू T10 प्लस 7, और हमको बोला कि कॉमन डिफरेंस बता दो। तो देखो
ये कह रहा है कि T17 इक्वल्स टू होना चाहिए T10 प्लस 7। ये इस लैंग्वेज का मतलब फॉर्मूले से इसको खोलोगे तो A प्लस 16D, इसको खोलोगे तो A प्लस 9D और प्लस 7। ए तो दोनों साइड से कट, 9D को यहाँ ले आओ तो मेरे ख्याल में 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7D इज इक्वल्स टू 7, 7 7 भी कट और यहाँ से D इक्वल्स टू, और यही पूछ रखा था हम लोगों से, ठीक है। वेरी टफ क्वेश्चन। इसको देखो, विच टर्म ऑफ द, हाँ अच्छा देखो आगे बढ़ रहे हैं, इसको देखो, विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो वापस से ध्यान से थोड़ा सोचोगे अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि आपसे रोल नंबर मांग रहा है। विच टर्म, किसका रोल नंबर मांग रहा है? ऐसे नंबर का रोल नंबर मांग रहा है जो 54th टर्म से 132 साइज में ज्यादा हो, ठीक है ना। तो सिंस हमको रोल नंबर नहीं पता तो बिगिन तो हम इसी बात से करेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी Tn। फिर जैसा ये प्रॉपर्टी बोल रहा है मेरे को सेटिस्फाई कराने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली आई विल से कि ओके Tn का जो वैल्यू है वो T54 से 132 क्या हो जाना चाहिए ज्यादा। तो अपन ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्या ऐड, सिंपल लिखो, लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी Tn, लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी Tn, ठीक है। लिखो Tn इज इक्वल्स टू Tn इज इक्वल्स टू आई थिंक T54 प्लस 132। दिस एम्प्लाइज Tn की जगह खोल दो फॉर्मूले से, क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, इधर भी a प्लस आई थिंक 53d और प्लस 132। ए तो उड़ा ही सकते हो आप, n माइनस 1 इंटू, अभी सोच लो कि इसके हिसाब से d क्या होगा 12, करेक्ट। तो इंटू 12 इज इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132, ठीक है। अब एक बार देखो यहाँ पे और ध्यान से सुनना, एक तरीका यहाँ से सिंप्लीफाई करने का हो सकता है कि 12 को अंदर ले जाओ, इन दोनों को एक्चुअली मल्टीप्लाई करो और फिर आप सॉल्व करो, आंसर तो आ ही जाएगा उससे। बाकी आप अगर क्या है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से घर पे करते हो ना, तो आपको यहाँ ऑब्जर्व होगा कि इसको अगर मैं 12 से डिवाइड करने का ट्राई करूँ तो 12 मस्त कट जाएगा इसका। यहाँ पर भी 12 मेरे को कटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड आई कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि 132 भी 12 से डिविजिबल है। आया बात समझ? तो मैं 12 को हर जगह से काट ही लूंगा, यहाँ से काटूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ n-1, यहाँ पर ये 12 कैंसिल ऑफ तो 53, और ये मेरे को ऐसा लगता है कि 12 से काटूंगा ना तो शायद 11 आएगी, ठीक है मेरे ख्याल में। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, n-1 इक्वल्स टू आई थिंक 64 ना, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो n इक्वल्स टू कितना 65, तो आपका आंसर 65 होना चाहिए। अच्छा देखो आगे बढ़ रहे हैं, 12 नंबर देखो, two APs have same common difference, the difference between their this is this, what is the difference between their this। इस क्वेश्चन में ना आप 5 स्टार लगा लो, इसको एज ए MCQ याद रखना है आपको, जो भी रिजल्ट में भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। देखो इस पे मैं थोड़ा रुक के आऊंगा, एक काम करते हैं कि एक सिचुएशन पहले डिस्कस करते हैं। अब ऐसा मान के चलो कि 2 AP है मेरे पास में, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म अलग अलग, ठीक है ना। तो सपोज करो कि AP नंबर 1 का जो प्रोफाइल है वो ऐसा है कि फर्स्ट टर्म इज स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस लेट्स से कि वो D आ जाएगा, और AP नंबर 2 का जो प्रोफाइल है उसको आप मान के चलो कि फर्स्ट अलग होगा आपका, लेट्स से कैपिटल A एंड कॉमन डिफरेंस तो सेम रखना है अपने, तो मानो कि स्मॉल d ही आ गया, ठीक है। अब आप एक काम करो कि रैंडमली ना मेरे को इसका कोई भी एक टर्म नंबर बताओ कि मेरे को ये वाले रोल नंबर का टर्म चाहिए, इसका 21, ठीक है। एक बार पहले 21 पे फिर 40 पे भी बात कर ली। मानो कि इसके लिए अगर मैं T21 निकालता हूं तो क्या आएगा सोचो, ऑफिशियली A प्लस 20 चलेगा। और उसके लिए भी अगर मैं बस थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर दूं ताकि अलग अलग दिखाई दे, इसका भी 21 टर्म निकालूं, मतलब 21st टर्म निकालूं तो क्या आएगा A प्लस 20D चलेगा। और अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को ना इन दोनों का डिफरेंस चाहिए,
तो आप क्या निकालोगे पहले आप वो सोचो। तो यू विल फाइंड T21 माइनस T20, यही तो फाइंड करोगे। वैल्यूज जब आप पुट इन करोगे ना, यू विल सी कि कैपिटल A प्लस 20D माइनस क्या स्मॉल a प्लस 20D। सिंप्लीफाई करने पे 20D तो कैंसिल, ठीक है, निकलेगा क्या बताओ, कैपिटल A माइनस। फिर अभी थोड़ा युवराज भी उसे पढ़ता उड़ता तो नहीं है, लेकिन ठीक है, इसकी इच्छा को भी पूरा करता है। मान लो कि आप दोनों तरफ T, हाँ 40, अच्छा 40 बोल रहे थे ना आप, 40 को एक्सप्लोर करते हैं। T40 का आंसर क्या है सोचो ऑफिशियली, A प्लस 39D। और यहां पर भी आप T40 को एक्सप्लोर करो, बताओ मेरे को क्या आ जाएगा। T40 इज इक्वल्स टू A प्लस 39D, आया समझ। और वापस से T40 का भी अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो T40 माइनस T40 क्या होगा सोचो। आई थिंक कैपिटल ए से स्टार्ट करेंगे, तो A प्लस 39D माइनस क्या A प्लस 39, ऐसा। अगेन यू विल सी कि 39D कट गया और आंसर क्या आ रहा है आपका A माइनस। अभी यहां से एक पॉइंट में क्लेम करना चाहता हूं कि अगर दो अलग अलग AP हो आपके पास जिनका कॉमन डिफरेंस सेम, ठीक है ना, तो उस केस में कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन के पेयर ऑफ टर्म्स का जो डिफरेंस, और पर्टिकुलर पोजीशन के पेयर ऑफ टर्म्स का मतलब T40 अगर यहाँ ले रहे हो तो वहां का भी T40 से डिफरेंस लेना है, यहाँ का अगर T21 ले रहे हो तो वहां के भी T21 से डिफरेंस लेना है। तो सेम पोजीशन वाले टर्म्स का जो डिफरेंस है ना, वो ऑल अलोंग हर पेयर के लिए सेम, जो 21 के लिए होगा वही 40 के लिए होगा, वही 100 के लिए होगा, वही 500 के लिए होगा, वही 5000 के लिए होगा, वही सब के लिए होगा। देखो ये बात समझ में आया कि नहीं। दो अलग अलग एपी जिनका कॉमन डिफरेंस हो सेम, ठीक है ना, उनके अंदर में किसी भी पर्टिकुलर रोल नंबर के टर्म्स का, मतलब सेम रोल नंबर फ्रॉम दैट क्लास ऑल्सो एंड सेम रोल नंबर फ्रॉम दिस क्लास ऑल्सो, ऐसे रोल नंबर मिला के अगर आप वहां के स्टूडेंट और यहाँ के स्टूडेंट का निकाल के डिफरेंस लेंगे तो यू विल सी कि हर रोल नंबर के लिए वो डिफरेंस जो है वो आपका सेम आएगा। जैसे रोल नंबर 21 का डिफरेंस इन दोनों क्लासेस के अंदर कितना आया हमारा, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। रोल नंबर 40 का भी डिफरेंस हमारा कितना है, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। मैं रोल नंबर 100 का भी डिफरेंस निकालूंगा ना तो यू विल सी कि यहाँ पर कितना आएगा सोचो, स्मॉल ए प्लस 99D, और यहाँ पर कितना आएगा सोचो, कैपिटल ए प्लस 99D। तो वापस से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यू विल सी कि 99D वाला पार्ट कैंसिल ऑफ हो रहा है, और अभी भी जो 100 रोल नंबर वाले टर्म्स का डिफरेंस आ रहा है वो आपको कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए ही मिलेगा। नहीं आया समझ, आया। तो इस क्वेश्चन को एक्चुअली हमको सॉल्व नहीं करना है, इसका तो हम ऑरली ही आंसर दे देंगे अगर आपके पास में ये वाला अंडरस्टैंडिंग अच्छे से है तो। आया समझ। अब आप आ जाओ इस वाले पे, तो ये क्या बोल रहे हैं कि देयर आर टू एपीज व्हिच हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट बात, टू एपीज व्हिच हैव सेम कॉमन डिफरेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100वां टर्म, यानी कि 100th रोल नंबर वाले टर्म का डिफरेंस कितना बोल रहे बताओ, 100। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th रोल नंबर वाले टर्म्स, तो डिफरेंस जो है वो कंसिस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो यदि 100वें पोजीशन का या 100वें रोल नंबर का डिफरेंस 100 है तो बाकी सबका भी 100 ही होगा, चाहे आप 1000वां निकालो, चाहे आप 10वां निकालो, चाहे आप 50वां निकालो, चाहे आप कुछ भी निकालो। नहीं आया समझ, नहीं, ठीक है लिखो। इसमें हम कुछ सोल्यूशन में मेंशन नहीं करेंगे, आई होप कि आइडिया पूरा क्लियर है आप लोग को, ठीक है ना। तो 1000 टर्म का भी आंसर कितना होगा हमारा 100, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ जाएगा कि इसी टाइप का लैंग्वेज डेवलप करके दे देगा, बोले कि विच आउट ऑफ द 4 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको वहां पर मतलब क्या है कि अच्छे से सोच समझ के आंसर करना है कि एक पर्टिकुलर रोल नंबर का डिफरेंस जितना भी आ रखा है बाकी रोल नंबर का भी वही आएगा, ठीक है। तो लिखो रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल्स टू 100, रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। अच्छा अगला देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अभी मैं कुछ बोलूंगा, ध्यान से उसको सुनना और सोचना। लीनियर इक्वेशन चैप्टर याद है आप लोग, उसमें क्या होता था कि शुरू में हम सीखते थे कि अगर सीधा सीधा कोई हमको इक्वेशन दे दे तो वो कैसे सॉल्व हो, ठीक है। फिर हम सीखते थे कि कोई अगर हमको फिजिकल रियल लाइफ का सिचुएशन दे दे, लाइक मान लो कि लैंग्वेज में कुछ बता दिया कि 5 बैट 6 बॉल का प्राइस इतना, 3 बैट 2 बॉल का प्राइस इतना, तो बताओ 1 बैट 1 बॉल का प्राइस क्या हो।
बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इसकी पहली इक्वेशन आपको डायरेक्टली दिया रहता था, फिर आपको क्या है कि एक फिजिकल सिचुएशन दिया रहता था जहां से आपको इक्वेशन भी खुद बनाना है, फिर उस इक्वेशन को खुद ही सॉल्व भी कर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करो कि शुरू में पहले क्या करते थे आप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधा सीधा मिलता था, आप बस उसको सॉल्व करते थे। फिर क्या होता था कि एक लैंग्वेज मिलता था, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी खुद ही बनाना है और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी खुद ही करना है। यही होता था ना। तो ये भी कुछ उसी टाइप का सिचुएशन है आपके लिए कि अभी तक एपी का चेहरा तो आपको मस्त दिखाया जाता था कि देखो भाई ये है तुम्हारा एपी और इसके बारे में तुमको सोचना है कि ऐसे सोचो वैसे सोचो, ये करो वो करो। इसमें क्या हुआ कि एपी ओपी सब गायब है, ठीक है। इसमें बस कुछ एक सिचुएशन बताया कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये ढूंढना पड़ेगा कि वो जो कलेक्शन है वो दिखाई कैसा पड़ता है, और कलेक्शन का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए उसमें, और सारा आदमी को डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए 7। आया बात समझ। तो आपको पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स जनरेट करना है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। पहले तो अपन उतना काम करते हैं, फिर मैं आगे बात करूंगा आप लोगों से। तो अगर मैं उस लिस्ट पे फोकस करना चाहूं तो मेरे को सिंस 3 डिजिट वाले पे बात करना है तो आई हैव टू टॉक बियॉन्ड 100। 100 के पहले का तो बात करना ही नहीं है मेरे। अभी आप सोचो कॉमन सेंस से कि 100 है डिविजिबल कि नहीं? नहीं है। नेक्स्ट 101 भी मेरे ख्याल में नहीं है, 102 नहीं है, 103 नहीं है, 104 नहीं है, 105 है, 15 7 से 105, ठीक है। तो आई विल से कि जो हमारा लिस्ट, ध्यान से सुनते जाना, हाँ, लिस्ट बिगिन कहां से होगा बताओ? 105 से। एक नंबर आइडेंटिफाई हो गया ना पहला वाला, फिर आगे का टेंशन नहीं, क्योंकि सिंस 7 से डिविजिबल रहना है मतलब 7 का टेबल टाइप ही फॉलो होगा, तो आप इसी में 7 ऐड करते जाओ। अगला क्या आएगा सोचो? 112। अगला क्या आएगा? 119। अगला क्या आएगा? 126। अब अगर आप बहुत खाली बैठे हैं, पेपर में आपको कुछ नहीं आता है, तो ठीक है, ये लिस्ट बनाते रहिए, कहीं जाके खत्म होगा और काउंट कर लीजिए। पेपर चेकिंग में हालांकि मैंने ऐसा भी देखा है, लोग वो भी करके आते हैं कि पेपर में कुछ नहीं आता तो वो इसी को बना देते हैं एकदम अच्छे से, पूरा जितना भी 3-4 पेज लगता है बन जाता है, फिर वो गिन लेते हैं, पता कम से कम इसका मार्क्स मिल जाता है। लेकिन आप अगर एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो आप ऑब्वियसली वो वाला काम नहीं करेंगे, वो डम वाला काम है, आपको स्मार्ट काम करना, ठीक है। आया समझना? अब मेरे को ये जानना है कि ये लिस्ट कहाँ जाके एंड होगा, ठीक है। अभी जहां जाके एंड होगा उसके लिए देखो ये कॉमन सेंस का बात है, अगर हम चीटिंग ना करें तो, ठीक है। कॉमन सेंस कैसे लगा सकते हैं? देखो ये तो समझ में आया ना आप लोगों को कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे 105 आए, क्योंकि हमको 3 डिजिट का नंबर चाहिए था जो 7 से क्या हो डिविजिबल। आगे के नंबर्स के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, 7 से डिविजिबल मतलब 7 का टेबल, तो आप बार बार 7 7 ऐड करते जाओ। लास्ट नंबर के लिए मुझे थोड़ा सा टेंशन है, ऐसे तो नहीं ढूंढ पाएंगे लास्ट नंबर। अब लास्ट नंबर के लिए कॉमन सेंस क्या है, ध्यान से देखना। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन है? 999। लेकिन मेरे को सबसे बड़े में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को 7 से डिविजिबल भी करना है उसको, ठीक है। तो ऐसे ही रेंडमली लेट अस ट्राई कि 999 को ही एक बार 7 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या होता है। सोचो तो क्या लगाओगे? 1 कितना आएगा? 7, 2 9, 4 2 8 1 9 2 4, क्या बचेगा सोचो? ये समझ में आया? ठीक है। अभी आप सोचना कि आपको कैसा नंबर चाहिए था, तो आपको 3 डिजिट का नंबर चाहिए था जो 7 से क्या हो डिविजिबल, और फिलहाल हम ढूंढ रहे हैं कि इस टाइप के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला लास्ट आदमी कौन है। तो सबसे बड़ा आदमी 3 डिजिट का तो 999 ही है, ठीक है ना। उसी को जब आपने 7 से डिवाइड करके देखा तो यू फाउंड कि रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है? 5। सपोज करो ऐसे ही कि इसका रिमाइंडर 0 आता, तो मेरा कंक्लूजन होता है कि यार यही वो आदमी है जो सबसे बड़ा है 3 डिजिट का और 7 से डिविजिबल। लेकिन फिलहाल तो रिमाइंडर 5 आ गया बोल के मैं इसको 3 डिजिट का नंबर तो मान सकता हूं, लेकिन ये 7 से डिविजिबल तो नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 5 आ रहा है। अब सिचुएशन को संभालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये जो रिमाइंडर है ये 999 में से आप माइनस करके क्या मिलेगा? 994। तो 994 ही आपके 3 डिजिट के कैटेगरी में सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा जो 7 से क्या रहे डिविजिबल। तो इससे क्या हुआ कि मुझे पता चल गया कि अच्छा चलो आखिरी आदमी कौन होगा? 994। यहां तक समझ में आया? लेकिन मेरा लक्ष्य बस ये फाइंड करना नहीं था, मेरा एम था कि अच्छा ठीक है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला टोटल कितना आदमी होगा वो काउंटिंग बताना है मेरे को, ठीक है। तो वंस यू हैव डेवलप्ड दिस सेट ऑफ नंबर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑब्जर्वेशन होगा कि यार ये नंबर्स का जो सेट आया है ये एक तो एपी है, पहला बात। दूसरा बात कि इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है? 105, कॉमन डिफरेंस कितना है? 7, और लास्ट टर्म कौन है? 994। अब आप सोचो कि आपको क्या जानने में इंटरेस्ट है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। उसको काउंट करने का स्मार्ट तरीका क्या है
कि लास्ट आदमी का रोल नंबर पता कर लो, उसका जो होगा उतना ही आदमी होगा क्लास के अंदर, ठीक है ना। क्लियर मेरे ख्याल में। तो इसको टीएन पकड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, जो एन का आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर है। तो अब इसको ऐसे फ्रेम करो, लिखो हियर द नंबर्स आर 105, 112, 119, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट आदमी 994। अच्छा, ये जो वर्किंग है ये आपको शो नहीं करना, ये रफ में होने से भी चलेगा, ठीक है। आगे लिखो, क्लियरली it is an AP. Clearly, it is an AP with A equals to 105, D is equals to 7. आगे लिखूं, let TN is equals to 994. This implies 105 plus n minus 1 into D के जगह पर 7 is equals to 994. This implies n minus 1 into 7 is equals to 994 minus 105, कितना बचेगा? क्या बोल रहे हो? 889 होना चाहिए मेरे ख्याल। n minus 1 equals to now 889 अपॉन कितना 7, कितना आ रहा है 127, ठीक है। अब यहां से n equals to 128, n equals to 128 चलेगा, ठीक है ना। और अब बताओ कि इस 128 का इंटरप्रिटेशन क्या है। बहुत सारा इंटरप्रिटेशन है। पहला तो एक्सेप्टेबल आंसर है n के हिसाब से, दूसरा कि ये 994 का क्या है, रोल नंबर। 994 कौन था, 7 से डिवाइड हो पाने वाला 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, और उसका रोल नंबर अगर वो है तो इस कैटेगरी में फॉल करने वाला टोटल आदमी कितना होगा, 128। देयरफॉर देयर आर 128 numbers of 3 digit which are divisible by 7। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, क्लियर है मेरे ख्याल। अप्रोच को दिमाग में याद रखने का ट्राई करना। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। अगर उसका कॉमन सेंस आपको समझ में आया है तो ये आप अच्छे से बता पाओ, ठीक है ना। किससे डिवाइड करना है इस बार, 4 से। आपको 10 और 250 के बिटवीन बोला हुआ है, तो बिटवीन का मतलब क्या है, बीच में। मतलब 10 और 250 खुद काउंट होगा कि नहीं होगा, खुद काउंट नहीं होगा। 10 के बियॉन्ड हुम डू यू थिंक कि सबसे पहला आदमी जो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 12। तो आपका जो लिस्ट है इट विल बिगिन फ्रॉम 12। लिखो हियर द नंबर्स आर 12 कॉमा, अगला नंबर क्या होगा 16। नेक्स्ट क्या हो जाता है बेटा, धीरे धीरे सोच के, 12, 16, 20 चलेगा मेरे ख्याल में। अब वापस से देखो 250 को लेके थोड़ा स्केप्टिक हूं मैं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। आओ देखते हैं ना, वो मुझे पता है लेकिन चाहता हूं मैं कि आपको मैं एकदम बेसिक्स दिखा दूं। 4 से डिवाइड करना है, क्या करोगे 6, 24, 10, आई थिंक 2, 8, फिर आई थिंक 2। अब 2 रिमाइंडर आया बोल के 250 तो वो आदमी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और 2 यूनिट पीछे आओगे तो लास्ट नंबर क्या होगा आपका 248। देखो हियर द नंबर्स आर 12, 16, 20, डॉट 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 248। clearly it is an AP, clearly it is an AP with A equals to 12, D equals to 4. Let TN is equals to कितना 248. This implies A plus n minus 1 into D is equals to 248. This implies 12 plus n minus 1 into D के जगह पर आई थिंक 4 is equals to 248। इसको वहां ले जाओगे मेरे विचार में n minus 1 into 4 is equals to 230, ये पर के लिए तो 6 है, ठीक है। फिर 4 नीचे जाएगा, तो आप लोग हड़बड़ी कर रहे हो इसलिए रॉन्ग हो रहा है आप लोग। n minus 1 equals to 236 अपॉन 4 काटोगे तो मेरे ख्याल में कितना 59, सही कह रहे हो। तो n इक्वल्स हो कितना आ जाएगा 60। अब ये 60 का इंटरप्रिटेशन सब सोचो, एक्सेप्टेबल है, 248 का रोल नंबर है, और हमारे रिक्वायर्ड कैटेगरी का आखिरी आदमी वही था, तो हमारे कैटेगरी के अंदर में इतना आदमी है, ठीक है। ठीक है, लिखो हेंस देयर आर 60 सच नंबर्स, हेंस देयर आर 60 सच नंबर्स।
डन, चले अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार इसको, देखो कर रहे हैं। ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द टू APs दिस एंड दिस दे आर इक्वल। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो एक बार, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे, नहीं तो लिखने के लिए फिर बहुत कुछ लिखना पड़ जाएगा। ठीक है ना, आप अपने कॉमन सेंस से थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये एक AP है और ये एक AP है। ये आपको बोल रहा है कि n के कौन से वैल्यू के लिए, यानी कि कौन से रोल नंबर के लिए इस क्लासरूम में आने वाला आदमी का चेहरा और इस क्लासरूम में आने वाला आदमी का चेहरा मैच करेगा। इसको आप देख सकते हो कि ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ये भी वैसे तो इंक्रीज ही कर रहा है बट ये बहुत जोर जोर से इंक्रीज कर रहा है। वो 2-2 यूनिट से आगे बढ़ रहा है, ये लेकिन 7-7 यूनिट से आगे बढ़ा। तो 2 ये काफी पीछे से स्टार्ट कर रहा है बट स्पीड अच्छा है इसका, तो ये कैचअप कर सकता है उसके साथ। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा रोल नंबर है जिस रोल नंबर पे पहुंचने के बाद इस क्लासरूम में आने वाला आदमी का चेहरा और इस क्लासरूम में आने वाले आदमी का चेहरा मैच कर जाएगा। तो आइडिया बहुत सिंपल है, उसके nth टर्म का फॉर्मूला लिखो, इसके nth टर्म का फॉर्मूला लिखो और दोनों को आप इक्वल कर दो, फिर ऑटोमेटिकली सॉल्व करने पे n का आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखो, सीधा ही कह देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके nth टर्म का फॉर्मूला होना क्या चाहिए बताओ? 63 प्लस मेरे को लगता है कि n-1 इंटू डी का आंसर विल बी 2। दिस इज इक्वल्स टू इसका nth टर्म मेरे ख्याल में 3 प्लस n-1 इंटू डी का आंसर मेरे ख्याल में 7। बस इसको सॉल्व कर, दिस इम्प्लाइज 63 प्लस 2n-2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7n-7। यहां से अल्टीमेटली आई थिंक 61 प्लस 2 और वहां से अल्टीमेटली आई थिंक 7n-4, ये 2n होना चाहिए, 61 प्लस 2n। ठीक है, अभी 4 को यहाँ ले आओ, 2n को वहां ले जाओ, तो 4 को यहाँ लाने से ये कितना हो जाएगा 65 और 2n को वहां ले जाने से कुछ में से गलत कर रहा हूँ क्या? अच्छा हाँ सॉरी 5n। ठीक है ठीक है, ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट होगा 5n, फिर 5 को नीचे धक्का मारोगे तो n इक्वल्स टू आई थिंक 30। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा सोचो, एक तो एक्सेप्टेबल है, दूसरा 13th पोजीशन, ये 13th रोल नंबर ऐसा है कि इसमें आने वाले आदमी का वैल्यू और उसमें आने वाले आदमी का वैल्यू क्या हो जाएगा उस पोजीशन पे जाके सेम से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज दिस, सेवेंथ टर्म इज दिस। आइए कंटिन्यू करें। तो ये कह रहा है आपको कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो टू बी ऑनेस्ट कुछ बहुत टफ है नहीं इसके अंदर में, लैंग्वेज खाली वही पुराना 2 लैंग्वेज यूज की, एक तो थर्ड टर्म का डायरेक्टली वैल्यू बता दिया आपको, तो दूसरा ये कह रहा है कि 7वां टर्म जो है वो 5वें टर्म को 12 से एक्सीड करेगा। दैट मीन्स T7 इज इक्वल्स टू क्या, T5 प्लस 12। क्लियर मेरे ख्याल में। और बाकी फिर आपसे ये जो लाइन मांगा ना कि डिटरमाइन द एपी, इसमें अपन लास्ट में बात करेंगे। ठीक है ना, कि एपी कैसे निकाला जाता है। पहले चलो इन इंफॉर्मेशन से लेट अस ट्राई टू फाइंड ए एंड टी। ठीक है, लिखो T3 इज इक्वल्स टू T3 इज इक्वल्स टू 16 एंड दूसरा लैंग्वेज है कि T7 इज इक्वल्स टू हो जाएगा शायद से T5 प्लस 2। खोलो इसको, ये आएगा मेरे ख्याल में a प्लस 2d दिस इज इक्वल्स टू 16 और ये आएगा मेरे ख्याल में क्या a प्लस 6d इज इक्वल्स टू आई थिंक a प्लस 4d और प्लस 2। तो ये गया मेरे ख्याल। अब यहाँ से आ जाएगा शायद से 2d इज इक्वल्स टू 12 एंड d इक्वल्स टू 6। इसको यहाँ यूज कर लो तो आपको मिल जाएगा 2 प्लस 2 नहीं सर, ये तो मिला ही नहीं हम लोग, a प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 16। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू मेरे विचार में 16 माइनस 12 4 आ जाएगा। तो a आ गया, d आ गया। ठीक है, अब आप एक चीज रिकॉल करो कि अगर मान लो कि फर्स्ट टर्म आपका a होता है और कॉमन डिफरेंस आपका d होता है, तो AP अपन कैसे डेवलप करते थे? पहला टर्म a आ गया, नेक्स्ट टर्म क्या हो गया a प्लस डी, उसके बाद वाला क्या हो गया a प्लस 2d, उसके बाद वाला क्या हो गया a प्लस 3d और ये ऐसे चलता जाएगा ऐसे। तो यही आइडिया आपको अब इस पे लगाना है कि आपके पास में a अवेलेबल है, d अवेलेबल है। अभी तक के कोई भी सवाल में AP नहीं मांग रहा था हमसे किसी का पोजीशन, किसी का वैल्यू, वैसा कुछ मांग रहा था। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि सामने वाला हमसे क्या मांग रहा है, AP मांग रहा है। अब AP देने का तरीका क्या होगा, देखो कि A अवेलेबल है आपके पास में, D अवेलेबल है, आप पहला 3 टर्म मेंशन कर दो अच्छे से।
तो एपी आपका क्या हो जाएगा, सोचो, एपी इज इक्वल टू, बोलो कहां से स्टार्ट होगा, 4 फिर 10 नेक्स्ट 16 डॉट डॉट, मतलब वैसे तो कोई एंड नहीं है, कहां तक लिखोगे आप, तो पहला 3 कम से कम आपको लिखना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी दिस। इस पे भी आप लगाइए 5 स्टार, ये भी एक बढ़िया आइडिया है, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं, देखना ध्यान से। कुछ एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स बताओ, ज्यादा नहीं 6-7 नंबर बताओ जो एपी में होना चाहिए, मतलब किसी एक नंबर से स्टार्ट कर लो और एक एपी डेवलप करो 7 टर्म, ठीक है, 2 4 चलेगा ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कि, ध्यान से सुनना, मैं 3-4 लैंग्वेज बोलूंगा और सारा लैंग्वेज सुनने में एक सही लगता है लेकिन इंटरप्रिटेशन सबका अलग अलग है, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि थर्ड टर्म क्या है, 6, वेरी गुड, एकदम सही कह रहे हो, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब जब मैंने आपको थर्ड टर्म बोला तो मैंने कुछ मेंशन नहीं किया कि बिगिनिंग से, कि एंड से, कि बीच से, कि कहां से, कि कहां से, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में ये एकदम हार्ड वायर्ड है कि अच्छा थर्ड टर्म सर ने बोला तो शुरू से ही तो मांग रहे होंगे, है बात समझ, मैं तो पीछे से भी मांग सकता था, क्लियर। लेकिन हाँ, ये एक मान लो कि आप समझो प्रोटोकॉल है कि अगर कुछ बोला ना चाहे और आपसे बस T3 मांगा जाए तो आप शुरू से ही गिनती करते हुए आप थर्ड टर्म बता दें, जो कि यहाँ पर कितना आ रहा है 6। अच्छा, इसी चीज को अपन फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे नहीं, कि T3 इज इक्वल टू क्या, A प्लस 2D, फिर यहाँ पर आपका A भी 2 है, D भी 2 है, तो 2 प्लस मेरे ख्याल में 2 टाइम्स ऑफ 2, और सॉल्व करने के बाद में ये भी कितना आ जाएगा 6, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर मैं अपना लैंग्वेज ऐसा कर दूं ना कि मेरे को चाहिए इसका थर्ड टर्म, ठीक है, लेकिन मैं बोल दूं कि फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, सोचना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि पहले मैंने बोला सिर्फ थर्ड टर्म, तो आपने ऑटोमेटिकली सोचा कि सर शुरू से काउंट करवा रहे होंगे, तो आपने 6 बता दिया। फिर मान लो कि 6 ना बता के हम चाहते तो इस फॉर्मूले के रास्ते भी जा सकते थे, लेकिन अब अगर मेरा सवाल ऐसा हो कि मेरे को इसका थर्ड टर्म चाहिए, शुरू वाला नहीं चाहिए, पीछे वाला चाहिए, तो आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर तो 10 होगा कि थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट या एंड, जो भी बोलो आप, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू। अब पॉइंट ये आता है कि यहां तो यार मैंने आपको सारा टर्म दिखा दिया ना, इसलिए आप फटाक से 10 आइडेंटिफाई कर पा रहे, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा एपी हो जिसका सारा टर्म्स आपको नहीं पता हो, तो क्या ये अप्रोच वहां लगा पाओगे ना, तो अपने को कुछ एक नया अप्रोच चाहिए। नया अप्रोच क्या चाहिए होगा, उसको थोड़ा समझने का ट्राई कर। आंसर आपका 10 है, एकदम परफेक्ट, गुड, ठीक है, लेकिन हमको कोई एक ऐसा आइडिया चाहिए जहां हमको टर्म्स ना भी पता हो तो भी मैं उस आंसर तक पहुंच सकूं। अब उस आंसर तक पहुंचने का तरीका क्या है, उसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करते। देखो ध्यान से, ये एपी है, इसमें हमको कोई संदेह, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आऊंगा इस एपी के एक सौतेले भाई पे जिसको हम बोलेंगे रिवर्स एपी, सोचिएगा ध्यान से, ठीक है। अब रिवर्स एपी का मतलब क्या होता है कि इसी एपी को उल्टा करके लिखो आप, तो क्या लिखोगे बताओ, 14 12 10 8 6 4 2, ये समझ में आया। अब अगर कोई मेरे से पूछ रहा है कि इस असली एपी का पीछे से 3 नंबर पे कौन आएगा, पीछे से 3 नंबर पे कौन आएगा, तो वही आदमी क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि रिवर्स एपी में आगे से 3 नंबर पे आएगा, असली एपी में पीछे से जो 3 नंबर पे आ रहा है, रिवर्स एपी में मतलब इसको उल्टा कर देने के बाद में फ्रंट से 3 नंबर पे वही आदमी आ रहा है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि असली वाला ये अगर एपी था तो नंबर्स को पूरा उल्टा करने के बाद में, पूरा रिवर्स करने के बाद में भी जो आया है वो एपी ही रहेगा, बस थोड़ा सा इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। असली वाले का फर्स्ट टर्म कितना था, आई थिंक 2, और कॉमन डिफरेंस कितना था, वो भी 2। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, सोचना ध्यान से, इसका फर्स्ट टर्म 14, कॉमन डिफरेंस -2, हमेशा यही होता है। असली वाले का जो लास्ट टर्म है वो नकली वाले का फर्स्ट टर्म हो जाएगा, असली वाले का जो भी कॉमन डिफरेंस है नकली वाले में उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब असली वाले में अगर नेगेटिव है कॉमन डिफरेंस तो नकली वाले में पॉजिटिव हो जाएगा, और असली वाले में पॉजिटिव है तो नकली वाले में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब इस सिचुएशन के लिए ना मैं फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता हूं। लाइक इसमें अगर मैं फॉर्मूले से रिवर्स एपी में अगर मैं फॉर्मूले से थर्ड टर्म निकालना चाहूं T3 विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो देखो क्या होगा, फॉर्मूला विल बी A प्लस 2D एंड A और D का चॉइस विल बी अकॉर्डिंग टू द रिवर्स एपी। ठीक है, आप लगाइए क्या हो जाएगा बताइए, 14 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कहिए माइनस, सॉल्व करिए क्या आएगा आंसर। रियल एपी पे डायरेक्टली इस टाइप का अंडरस्टैंडिंग एज पर फॉर्मूला वगैरह तो मैं नहीं लगा पाऊँ, ठीक है ना। लेकिन अगर एपी को रिवर्स कर दिया जाए तो रियल एपी में, ओरिजिनल एपी में बैक साइड से जो भी कोई रोल नंबर का टर्म आप ढूंढ रहे थे, रिवर्स एपी में वही आदमी फ्रंट से सेम रोल नंबर पे अपियर होगा, पहला बात। दूसरा बात है कि फॉर्मूला जो है ना वो हमेशा फ्रंट से काउंटेड रोल नंबर पे अप्लाई हो सकता है, बैक से काउंटेड पे नहीं हो सकता। आया बात समझ, जैसे T3 फ्रॉम द एंड, तो इस पे मैं फॉर्मूला लगा ही नहीं सकता हूं। लेकिन रिवर्स करने के बाद में वही T3 फ्रॉम द एंड रह गया कि रिवर्स वाले में अब वो फ्रॉम द बिगिनिंग हो गया, फ्रॉम द बिगिनिंग हो गया। तो अब इसका T3 निकालने के लिए तो आई कैन यूज द फॉर्मूला, एंड सरप्राइजिंगली रिवर्स वाले का T3 जो भी कुछ आएगा दैट विल बी T3 ऑफ द ओरिजिनल फ्रॉम द बैक। नहीं आया समझ, रिवर्स वाले में T3 जो भी आएगा फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली रिवर्स वाले में सेम रोल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम द बैक। नहीं आया समझ। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आज के बाद में आएगा ना आपके पास में कि भाई एक एपी दे रखा है और उसका 5वां टर्म चाहिए पीछे से, या उसका 7वां टर्म चाहिए पीछे से, तो आपका अप्रोच मैं बता देता हूं क्या होना चाहिए। आपका अप्रोच होना चाहिए कि इमीडिएटली आप एपी को कर लो रिवर्स पहले, और रिवर्स करने के बाद में नए वाले रिवर्स एपी का आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो। ओरिजिनल एपी का पीछे से जो भी कोई रोल नंबर का आदमी आपको चाहिए, रिवर्स एपी में उसी रोल नंबर को आप फ्रंट से ढूंढो, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर। नहीं आया समझ, फिर रिपीट करूंगी हो जाएगा, एक बार फटाफट बोल लेता हूं। असली एपी को पूरा उल्टा कर दोगे तो भी वो एपी ही रहेगा, और उस एपी को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स एपी। असली एपी में पीछे से काउंट करने पे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जो भी कोई आ रहा होगा, या पीछे से काउंट करने पे किसी रोल नंबर पे जो भी कोई आ रहा होगा, रिवर्स एपी में सेम आदमी फ्रंट से काउंटिंग करने पे आएगा। पीछे से काउंटिंग करने के लिए आई हैव नो फॉर्मूला, फ्रंट से काउंटिंग करने के लिए आई हैव फॉर्मूला। तो मेरे को असली वाले में पीछे से जो भी पोजीशन चाहिए था, नकली वाले में आगे से ही वो पोजीशन निकाल लो, इसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के हिसाब से जो आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। चलेगा। अब एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे इसमें देखो आप क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, लिखो एपी इज क्या एपी है बताओ, 3, 8, 13। अब थोड़ा सा देखना एक बार बोर्ड की तरफ, ये कितने कितने से आगे जा रहा है, 5 5 से। तो इसके पीछे अगर मैं आना चाहूं तो कितना पीछे आना होगा, 5। क्या रहना चाहिए, 248। उसके बगल में कितना, 253। और इसके भी पीछे अगर आना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 243 शायद, राइट। चलेगा, क्लियर। तो ये हो गया आपका एपी, नीचे लिखो। नाउ रिवर्स एपी इज क्या हो जाएगा बताओ, रिवर्स एपी ये हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में 253, 248, 243, डॉट 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 13, 8, 3। ठीक है ना। अभी रिवर्स एपी के लिए आप बताओ कि ए क्या होगा, 253, डी क्या होगा। असली वाले में 5 था, नकली वाले में इट विल बी -5। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका -5। असली वाले में बैक साइड से कौन सा टर्म चाहिए था, 20th। तो नकली वाले में फ्रंट साइड से 20th निकाल लो आप, क्या आ जाएगा बताओ, T20 इज इक्वल्स टू कितना, A प्लस आई थिंक 19D, दिस इज इक्वल्स टू 253 प्लस 19 टाइम्स ऑफ -5, सो दिस इज इक्वल्स टू 253 और -95 शायद, मेरे ख्याल में 158 आ जाएगा। देखो 48 की 58, 58 ही आना चाहिए हर्षा। T20 इज इक्वल टू कितना आ रहा, 58। ठीक है,
अब देखो इसका इंटरप्रिटेशन एक बार और समझा देता हूँ। इस T20 का इंटरप्रिटेशन क्या बताओ। अच्छा, ये आपने कैलकुलेट किसके लिए किया, असली एपी के लिए कि रिवर्स एपी के लिए? रिवर्स एपी के लिए। मतलब शुरू से काउंट करने में रिवर्स एपी के अंदर में 20वें पोजीशन पे ये आया, ये आया समझ। और रिवर्स एपी में 20th पोजीशन पर अगर ये आया होगा तो ओरिजिनल एपी में ये कहाँ रहेगा, ये रहेगा 20th पोजीशन पे ही, लेकिन फ्रंट से नहीं, कहां से, बैक से। एंड हेंस दिस इज आवर आंसर। अच्छा हाँ हाँ 158, सॉरी बोल बार बार 158 ही रहता, 158 नॉट 58। क्लियर मेरे ख्याल। चलिए और बस 3 क्वेश्चन है, देखिए इसको फटाफट देखिए। कर ही लेते हैं इसको भी। देखो आप, ये कह रहा है कि द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। तो देखो क्या होगा मेरे ख्याल, सिंपल सही है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये कह रहा है कि T4 प्लस T8 इज इक्वल्स टू 24। T4 का फॉर्मूला बताओ, a प्लस 3d। T8 का बताओ 7d, वेरी गुड, इक्वल्स टू कितना, 24। अब यहां से क्या आएगा बताओ, 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24। वैसे तो कट रहा है लेकिन आप ज्यादा माथा मत लगाओ, रहने दो ऐसे। सेकेंड T6 प्लस T10 इक्वल्स टू 44। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस 5d और प्लस a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 44। दिस इम्प्लाइज 2a प्लस 14d इज इक्वल्स टू 44। इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों, तो 2 माइनस 1 ये विल गेट, देखो 2a प्लस 14d और 2a प्लस 10d, तो 2a तो डायरेक्टली गया, 14d माइनस 10d कितना आ जाएगा, 4d इज इक्वल्स टू 44 माइनस 24 20 एंड d इज इक्वल्स टू आ गया आपका 5। अब आप इसको किसी भी क्वेश्चन में डाल दो, क्या हो जाएगा बताओ, इसी में डाल दो। मेरे ख्याल में 1 इम्प्लाइज 2 into 5, फिर मेरे ख्याल में क्या प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24। दिस इम्प्लाइज इसको वहां ले जाओ, तो 10d इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में कितना, 14। अच्छा सॉरी d यहाँ रखा था, मैंने ए की जगह बिठा दिया। ट्वाइस a प्लस 10 into 5 is equals to 24. So twice a is equals to minus 26 है क्या है, और फिर a is equals to minus 13, करेक्ट, a equals to minus 13। अच्छा लेकिन a और d आपका आंसर है कि आपको क्या पूछा बताओ, फर्स्ट 3 टर्म्स, वो कैसे निकाल सकते हो, माइनस 13 से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट टाइम पर क्या ऐड करोगे 5 और नेक्स्ट टाइम पर एक बार और 5 लिखो। द फर्स्ट 3 टर्म्स आर माइनस 13 कॉमा, एक बार 5 जोड़ोगे आई थिंक माइनस 8 और अगली बार फिर से 5 जोड़ोगे तो आई थिंक माइनस 3, ये आपका आंसर। द फर्स्ट 3 टर्म्स आर माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस 3। क्लियर मेरे ख्याल। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पढ़िए इसको। देखो वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन ही है, ठीक है, क्या देखें आप, ये कह रहा है कि सुब्बाराव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995 होना चाहिए, थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो वापस से विच का मतलब है रोल नंबर मांग रहा है आपसे कि कौन से साल में जाके ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। और ये जो 7000 है, ये जो 5000 और ये जो 200 है, सोचो कि ये हमारे नॉलेज के हिसाब से किससे किससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये उसका स्टार्टिंग सैलरी है तो मेरे ख्याल में ए हो जाएगा, ये उसका हर साल का इंक्रीमेंट है तो मेरे ख्याल में ये डी हो जाएगा, और फाइनली उसका इनकम 7000 हो गया, मतलब लास्ट टर्म 7000 आया, समझो। देखो हियर ए इक्वल्स टू 5000, ए इज इक्वल्स टू 5000, डी इज इक्वल्स टू 200 एंड टी एन इज इक्वल्स टू 7000, ठीक है। क्या होगा बताओ, टी एन is equals to 7000. This implies a plus n minus 1 into d is equals to 7000. This implies क्या होगा बोलो, करेक्ट, 5000 plus
n-1 इंटू डी के जगह पर 200 इज इक्वल्स टू 7000, ठीक है। दिस एम्प्लाइज n-1 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 2000, ये मेरे ख्याल में 10 और यहां से n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्या, तो आपका आंसर होगा 11th ईयर, ठीक है, 11th ईयर, ठीक है। इसमें एक डिस्कशन है, उस डिस्कशन का फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बट मेन एग्जाम में हो सकता है। और उस डिस्कशन में बहुत बार मैंने देखा कि स्टूडेंट्स लोग जो है थोड़ा सा गलती कर, ठीक है ना, आप एक बार थोड़ा सा समझने का ट्राई करो उसको। वैसे तो बुक के पीछे आंसर जो है वो n=11 ही दिया हुआ है, और इंटरप्रिटेशन ये कि अच्छा ठीक है 11th ईयर में हो जाएगा। अब अगर लेकिन मैं आपसे स्पेसिफिकली वो साल पूछना चाहूँ, लाइक ही स्टार्टेड वर्किंग इन 1995, राइट, अगर मैं आपसे वो साल पूछना चाहूँ कि कौन से साल में ये ऑकर करेगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2006, करेक्ट। हर बार मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन असली आंसर है 2005। देखो मैं बताता हूँ क्यों, आप एकदम आराम से सोचना, बहुत इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। n=11 में ये 11 का 11 साल वो काम कर रहा था, राइट, ही स्टार्टेड वर्किंग इन द ईयर विच 1995। आप लेकिन ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे अगर 1995 में 11 ऐड कर दे रहे हो, मतलब व्हाट आर यू डूइंग, प्रैक्टिकली सोचिए। 11 साल के लिए वो काम कर रहा था, काम करना स्टार्ट उसने 1995 में किया, आपने लेकिन अगर इसी में डायरेक्टली 11 ऐड कर दिया, मतलब काइंड ऑफ यू थॉट ऐसा ही ना कि 1995 में वो काम ही नहीं कर रहा था, उसके बाद वो 11 साल काम कर। अब सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अगर आंख बंद करके 1995 में 11 ऐड कर देते हो, इसका मतलब 1995 में उसने कुछ काम ही नहीं किया, उसके बाद 11 साल उसने काम किया, नहीं आया सोच। तो आपकी इस एडिशन में आप 1995 को काउंट कर ही नहीं रहे हो एक तरीके से। उसका फर्स्ट वर्किंग ईयर कौन सा था, 1995, तो ये 11 एक्चुअली ऐड होना चाहिए 1994 में, ताकि 1995 को भी आप उसके वर्किंग ईयर में इंक्लूड कर सको, नहीं आया समझ, ठीक है। तो 1994 में आप 11 ऐड करोगे और उससे फिर आपका आंसर कितना आएगा, 2005। हालांकि पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में भी फिलहाल एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट में, बट हाँ ठीक है, दैट माइट बी अ नाइस एडिशन टू द क्वेश्चन, ठीक है।